हेलो बच्चों, वेलकम टू SR क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रिवीजन टाइप पे। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। वो सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो सभी समझ में आएंगे और एग्जाम में तकरीबन 5 से 7 नंबर के सवाल आपको यहीं से आने वाले हैं, यहीं पे से मिलेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चालू करते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का जो सबसे पहला शब्द है प्रकाश, उसी के बारे में जानते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो बच्चों, प्रकाश एक कारक है। कारक मतलब कि वजह, एक ऐसा वजह, एक ऐसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे कि रात के अंधेरे में हम वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? सिर्फ एक वजह है कि उस टाइम पे प्रकाश नहीं होता। अगर प्रकाश होता तो हम वस्तुओं को देख सकते थे। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश समझ में आ गया। आगे है कि प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश के स्रोत कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई है ना, सूरज हो गया, चंद्रमा भी कह सकते हैं कि हाँ प्रकाश निकालता है रात के समय पे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं प्रकाश के स्रोत के, जिनसे भी प्रकाश उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है, उन सबों को हम लोग कहते हैं कि ये प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। देखो, प्रकाश के निकालने के आधार पे कोई कोई वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से निकालता है और बहुत सारी वस्तुएं प्रकाश नहीं निकालती हैं। ठीक है, तो इस आधार पे वस्तुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वस्तु को कहा गया प्रदीप्त वस्तु और एक को कहा गया अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जिनसे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। तो जिनसे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। तो काफ़ी इजी था ये दोनों का डेफिनेशन, तो याद रखिएगा। प्रदीप्त हो गया और अप्रदीप्त हो गया। प्रदीप्त वस्तु को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसे कहा जाता है दीप्यमान वस्तु। अब एक घटना है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश अपने रास्ते पे चला जा रहा हो, ठीक है, और उसके रास्ते में कोई कण आ जाए और उस कण से टकराकर प्रकाश चारों तरफ छितरा जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश अपने रास्ते पे चला जा रहा हो, प्रकाश की किरण, और उस कण के सामने, उस प्रकाश के सामने कोई भी कण आ जाए, परमाणु आ जाए, एटम आ जाए, आयन आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए जिससे टकराकर प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है। तो प्रकाश जो है ना वो सरल रेखा में चलता है। हमेशा प्रकाश सरल रेखा में चलता है। क्लास 12 में जाओगे तो पता चलेगा कि प्रकाश एक और तरीके से चलता है, मतलब लोगों ने डिफाइन कर रखा है उसे कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यही जानते हैं कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में चलता है, और जिस सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका कि जिस सरल रेखा में प्रकाश चलती है, गमन करती है, उस सरल रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे दिखाते कैसे हैं? मान लो कि एक प्रकाश का किरण है, वो इस तरीके से चला जा रहा है, तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि ये किस दिशा में जा रहा है। हमने कहा कि इस दिशा में जा रहा है, इसका नाम है AB। तो इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं कि AB, ये प्रकाश का किरण है। और देखिए, इसी में अगला टॉपिक है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब बहुत सारे किरण एक साथ गमन कर रहे हों तो उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। या तो इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज, एक को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज, और एक को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अक्सर एग्जाम में बनता है कि प्रकाश के किरण पुंज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी तो सिर्फ प्रकार पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो हमने जवाब देना है कि 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछ देता है कि वो जो तीनों प्रकार है वो कौन कौन से हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इनको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके नाम का मतलब समझ लेते हैं। अगर हमने इनके नामों का मतलब समझ लिया तो फिर इन्हें समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जमा होना। ठीक है जी, एक जगह जमा होना। ठीक है। अपसारी का मतलब होता है फैलना,
और समांतर तो हम लोग जानते ही हैं कि दो ऐसे या दो से ज़्यादा ऐसे रेखाएं या किरणें जिनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। अब देखिए अभिसारी किसे कहते हैं, वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती हो या तो फिर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हो, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि हमने एक बिंदु बना लिया और ये एक किरण आ रहा है और आके यहाँ पे रुक गया, ये एक और किरण आया, ये भी यहीं पे, ये एक और, ये भी यहीं पे, तो ये सारे के सारे जो किरण हैं वो एक ही बिंदु पे आके इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार का जो किरण पुंज है इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए अपसारी। अपसारी का मतलब क्या बताया था, फैलना। तो एक बिंदु बना लीजिए और यहां से फैलते हुए किरण पुंज निकालिए। ये देखिए, ये किरण पुंज नहीं, किरण, ये देखिए ये जो किरणें बाहर निकल रही है ना वो क्या है, फैलती हुई चली जा रही हैं। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज बना इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नाम में ही सारा का सारा मतलब छिपा हुआ होता है। समांतर किरण पुंज देखिए, किरणें बनाइए इस तरीके से कि वो सभी के सभी एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। इस तरह के जो किरण पुंज होता है उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो हम लोग जो लेंस इस्तेमाल करते हैं, सूर्य का रोशनी ऊपर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है ना वो वाला लेंस, उससे अगर आप देखोगे तो सूर्य का रोशनी जो ऊपर से काफ़ी ये फैलता हुआ चला आ रहा है, लेंस उसको क्या करता है, एक छोटे से पॉइंट पे इकट्ठा कर करके जमा कर देता है उस सूरज की रोशनी को, जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके नीचे अगर हम कागज़ वगैरह कुछ भी रखते हैं या प्लास्टिक का कोई चीज़ रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जलने लगता है। ठीक है जी, तो ये रहा उसका एग्जाम्पल। यहाँ देखिए ये क्या है, टॉर्च की रोशनी, टॉर्च से एक जगह से वो क्या होता है, ऐसे ये फैलती हुई किरण पुंज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। समांतर लेज़र लाइट आप लोगों ने देखा होगा, उससे जो लाइट निकलता है वो कैसा निकलता है, समांतर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, किरण पुंज के बारे में देख लिए। अब हमें पढ़ना है पदार्थों के बारे में कि पदार्थ जो है अपने अंदर से प्रकाश की किरणों को पार होने देता है या नहीं होने देता है, और अगर होने देता है तो उसे क्या कहेंगे, नहीं होने देता है तो क्या कहेंगे, और अगर थोड़ा थोड़ा होने देता है तो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए मतलब प्रकाश के पार होने के आधार पे या पार नहीं होने के आधार पे पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया। पहला है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाएं उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। या इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि साफ पानी है ना, कांच, ये सारे के सारे क्या हैं, पारदर्शी पदार्थ हैं। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे कि हम लोग आर पार देख तो सकते हैं लेकिन पूरा क्लियरली नहीं देख सकते, बहुत ही अच्छे से नहीं देख सकते। तो वैसे पदार्थों को क्या कहेंगे, तो वैसे पदार्थों को कहा जाता है पारभासी पदार्थ। बच्चों अगर मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग क्या कीजिए, स्पीड को कम करके देख सकते हैं, और अगर कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, पारभासी पदार्थ पे थे। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाती हैं उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो जो तेल लगा हुआ कागज़, एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसमें तेल लग गया हो, ठीक है, या घिसा हुआ कागज़ कह सकते हैं, या घिसा हुआ शीशा कह सकते हैं, या तो ये जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं वो भी पारभासी होती हैं। आप लोग कहोगे सर इस बंद करने के बाद तो कुछ दिख नहीं रहा है, दिखता है बच्चों। अगर आप सो के रहो और घर की लाइट बंद रहे, अचानक से कोई आकर के जला दे और स्विच का आवाज़ ना भी आए तब भी आपको लगेगा कि हाँ लाइट जल चुकी है। ठीक है, तो कैसे पता चला, हमारी आंखें देख लेती हैं, हाँ इतना क्लियरली नहीं देख पाती लेकिन देख लेती हैं। ठीक है, तो ये भी पारभासी है। शहद, दूध, ये सारे के सारे क्या हैं, पारभासी हैं। बादल है, कुहासा है, ये सारे के सारे क्या हैं, पारभासी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती हैं, उन्हें कहा जाता है अपारदर्शी पदार्थ। तो एग्जाम्पल क्या, ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती हैं उन्हें कहा जाता है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया इतना। अब आगे आते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला जो टॉपिक है वो अब हम लोग चैप्टर का जो नाम है वहाँ पहुँचने वाले हैं, और उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन से पहले हम लोग ये समझते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन, तो बच्चों परावर्तन एक घटना है। कैसा घटना, किसी भी चीज़ का किसी भी दूसरी चीज़ से टकराकर वापस लौट जाने की जो क्रिया है उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने बॉल फेंका किसी दीवार पे और दीवार से टकरा के बॉल वापस हमारे पास आ जाती है, तो ये एक परावर्तन का घटना है। ठीक है, और वो किसका परावर्तन हो रहा है, बॉल का।
तो अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन का तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूं कि प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, बॉल अगर टकरा के वापस लौटे तो बॉल का परावर्तन, तो प्रकाश अगर टकरा के वापस लौटे तो किसका होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या कहेंगे, जब किसी सतह से प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है इतना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो कुछ नियमों का पालन करते हुए होता है। तो वो नियम कितने हैं, ठीक है जी? तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं वो हैं 2। ऑब्जेक्टिव में अक्सर सवाल बनते रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो वो 2 नियम हैं। अब इससे इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो नियम हैं कौन कौन से। तो उन नियमों को जानने से पहले हमें थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन का जो घटना है वो देख लेना चाहिए। अगर हम वो देख लेंगे तो नियम बहुत ही आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक दर्पण बनाइए। दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? तो दर्पण कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक सतह को रंग दिया जाता है, रचित कर दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कांच के एक टुकड़े को जब रचित कर दिया जाता है, किसी एक सतह को, दोनों सतह को नहीं, एक सतह को जब रचित कर दिया जाता है तो जो बनता है, जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक दर्पण बनाया है, इसे समतल दर्पण कहते हैं क्योंकि ये एकदम प्लेन होता है, ठीक? इस पे एक प्रकाश का किरण इस तरीके से आया। अब देखिए, एक प्रकाश का किरण है, आ रहा है, तो आने वाले को कहा जाता है आपतित। वो आ रहा है इसलिए नाम है इसका आपतित। आया कौन, प्रकाश का किरण, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ठीक है? जिस बिंदु पे आकर के, दर्पण के जिस बिंदु पे आकर के ये आपतित किरण पड़ता है उस बिंदु का भी एक नाम दिया गया है, उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। इतना समझ में आ गया? अगर हम आपतन बिंदु से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लंब खींचे, ठीक है जी, ये लंब सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर हम एक लंब खींचते हैं, लंब किसे कहते हैं, तो किसी भी रेखा पे, किसी भी सरल रेखा पे 90 डिग्री का कोण बना के खींचा गया दूसरी रेखा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक है? तो ये एक सरल रेखा अगर हम माने तो ये 90 डिग्री का कोण बना के एक ये खींचा गया है ना, रेखा खींचा गया है, तो उसे हम लंब कहेंगे। लेकिन चूंकि ये आपतन बिंदु से खींचा गया है इसलिए इसका एक अलग ही नाम है और वो नाम है अभिलंब, ठीक है? अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, ठीक है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं आपतन कोण और इसे हम लोग आई के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है? अब देखिए, दर्पण इसका परावर्तन करेगा, तो ये रहा परावर्तन कर दिया, तो ये किरण ऐसे परावर्तित होकर जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है? तब चूंकि ये परावर्तन होने के बाद जा रहा है इसीलिए इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है जी? अब देखिए, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, तो इसे कहा जाता है परावर्तन कोण और इसे हम लोग आर के द्वारा दिखाते हैं। अब एक एक करके सबका डेफिनेशन हम लोग फिर से देख लेते हैं। अगर कोई आपसे कहे आपतित किरण किसे कहते हैं, तो दर्पण पे पड़ने वाली किरण को या दर्पण के सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं आपतन बिंदु का। तो दर्पण के जिस बिंदु पे आपतित किरण आकर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु, ठीक है? अब देखिए, अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु से खींचा गया जो लंब है उसे ही अभिलंब कहा जाता है। एक एक लाइन का डेफिनेशन है। अगर आपसे कहे परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहा जाता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बच्चों, कहीं से भी ये टफ नहीं है। अगर आपने ये डायग्राम को एक बार अपने जहन में फिट कर लिया ना, अपने दिमाग में फिट कर लिया, तो आपको डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, इसको देखेंगे और फटाफट से बोल देंगे। अब आते हैं प्रकाश का जो परावर्तन है उनके नियमों के ऊपर। नियम क्या है, पहला नियम क्या है, कहता है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये तीनों की तीनों एक ही समतल में, ऊपर में रहें या तो फिर नीचे में रहें, तो ये तीनों
मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये जो तीनों हैं, तीनों में ये सारे के सारे आ गए, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। जो दूसरा नियम है वो क्या है कि ये जो आपतित कोण देख रहे हैं आप लोग, या आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि कोण आई जो होता है वो कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही दो नियम है, और 2 नंबर में अक्सर पूछते रहता है, और इस बार भी पूरा का पूरा चांस है कि ये आ ही जाए कि ये परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये पूरा लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आप लोगों को आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए इसे, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, गुण क्या होते हैं। तो हम एक समतल दर्पण लेते हैं और समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए, ये देखिए, ये एक समतल दर्पण है। कभी कभी पूछ देता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने बनाए थे इस चैप्टर पे, उसमें ये टॉपिक मैं भूल गया था, समतल दर्पण है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से एक किरण इस तरीके से आई, यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है या प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। तो प्रकाश के स्रोत से क्या होता है, प्रकाश की किरणें निकलते रहती हैं। तो बहुत सारी किरणें निकल रही हैं हर डायरेक्शन में, इस तरफ भी जा रही हैं, इस तरफ भी जा रही हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, चारों दिशाओं में किरणें निकल रही हैं, ठीक है। इधर भी जा रही हैं। तो हम कौन सी किरण लेंगे जिससे हमको मतलब है, वही किरण लेंगे और यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक किरण ये लिया, ऐसे भी तो जारी होगी ना, तो एक किरण लिया जो कि दर्पण के इस बिंदु पे आके पड़ती है। तो यहाँ पे ये आपतन बिंदु हो गया। अगर हम अभिलंब खींचें इसका, तो ये देखिए, ये हो जाएगा अभिलंब। अब जितना डिग्री का कोण बना के ये आया है, उतना ही डिग्री का कोण बना के ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चला गया। डायग्राम आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा और स्केल की सहायता से कीजिएगा, काफ़ी अच्छा बनेगा डायग्राम, ठीक है। हाँ, ये परावर्तित किरण हो गया। अब हमें एक किरण और चाहिए। सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है बच्चों, कि जब दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या तो फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या तो फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ है कि जिस बिंदु पर काटती है, एक तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, काट रहा है, ठीक, और एक हो रहा है कि या तो फिर ऐसा है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। हमने यहाँ पे 2 बातों का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक कैसा कि जो डायरेक्ट एकदम काट दे एक दूसरा को, ठीक है, तो एक वैसा हो गया, और एक कैसा कि मतलब कहीं से आती हुई प्रतीत हो, एक उसके आधार पे हम लोग प्रतिबिंब को डिफाइन करेंगे। तो जो प्रतिबिंब होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक को कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को वास्तव में कट करे, तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट ना करे बल्कि किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, तो देखिए प्रकाश की किरणों से अगर आपको डायग्राम बनाना है, उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो आपको 2 किरण चाहिए। तो एक किरण हमने ये ले लिया, एक किरण और लेते हैं। तो ये जो ढेर सारे किरणें निकल रही हैं ना, कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन हम जिसके बारे में जानते हैं, जो हमारे दर्पण पे पड़ रही हो जो किरण, वही लेंगे ना। तो एक किरण हम ये ले लेते हैं जो एकदम लंबवत आ रही है, 90 डिग्री का एंगल बना करके दर्पण पे, ऐसे यहाँ से देखने पे ना 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बाकियों को मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये है वो स्रोत। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपतन कोण कितना है। यहाँ से ऐसे आई तो अभिलंब हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी आपतन कोण, ये आपतन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा,
अब आपतन बिंदु से हम 90 डिग्री का जो कोण बना के जो रेखा खींचते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये खुद ही 90 डिग्री का एंगल बना के आया है इसके साथ। अब हम फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बना के इसमें लंब खींचें तो ये तो इसी पे खींचा जाएगा ना। जिस रास्ते से प्रकाश का किरण आ रहा है उसी रास्ते पे हमारा क्या होगा? अभिलंब होगा। ये ऐसे नहीं दिखा सकते, है ना। देखो समझो बात को, ये देखिए ये अभिलंब था। अगर हम ऐसे एक आपतन ये लाएं, आपतित किरण लाएं, तो इनके बीच में कोण बन रहा है। आपतित किरण को थोड़ा सा और ऐसे सटा दें तो अब इनके बीच का कोण क्या हो जा रहा है? बहुत कम हो जा रहा है। अगर हम और सटा दें तो जो आपतित किरण है वो किसके ऊपर आ जाएगा? अभिलंब के ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि जो आपतित किरण है वो अभिलंब के एकदम क्या है? ऊपर है। और जब अभिलंब के ऊपर आ गया तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा 0 डिग्री। कैसे? यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। ये दर्पण है, ये अभिलंब है, ये किरण आया, दोनों के बीच में कोण बना, 0 से ज़्यादा है। थोड़ा सा और सटा दिया तो कोण अब छोटा हो गया। थोड़ा और सटा दिया तो कोण जो है वो और छोटा हो गया। जब इस पे कर देंगे तो कोण कितना हो जाएगा? 0। छोटा होते होते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो आपतन कोण है वो क्या हो गया? 0। मतलब कि कोण I बराबर 0 है। और हम लोग जानते हैं कि जो परावर्तन कोण है वो I के बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जो वापस लौटेगा वो भी कैसे लौटेगा? इसी रास्ते पे लौट जाएगा। मतलब ये ऐसे लौट गया। अब इन दोनों किरणों को देखिए, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरणें कभी कट करने वाली हैं एक दूसरे को। ये यहाँ जा रही हैं, ये इस तरफ जा रही हैं। जितना दूर होंगी इनके बीच का दूरी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसे हम लोग अपने सीध में नीचे बढ़ाते हैं इस तरीके से, और इसे अपने सीध में पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आके इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? कट किया। तो ये बना प्रतिबिंब, ये था वस्तु। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, वास्तव में तो नहीं काटा ना, वास्तव में तो ये किरण यहाँ जा रही है, ये किरण यहाँ जा रही है, तो वास्तव में एक दूसरे को कट नहीं किया। तो वास्तव में जब कट नहीं किया तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बना। कैसा कट किया? हमने माना कि हो सकता है कि ये पीछे बढ़ाया जाए और इसको पीछे बढ़ाया जाए, तो हमारे कल्पना में ऐसा है कि ये यहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना? काल्पनिक प्रतिबिंब बना। काल्पनिक प्रतिबिंब को पहचानने का एक और तरीका है। तरीका क्या है कि अगर दर्पण के पीछे बने, मतलब कि जो रंगा हुआ पोर्शन है ना, रंगे हुए साइड में अगर प्रतिबिंब बने तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो काल्पनिक होता है। पहला ये पूछता है, सवाल पूछता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो हम लोग कहेंगे कि काल्पनिक होती है। दूसरा क्या बात पूछता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध होता है। तो आप लोग अगर देख रहे होंगे और मेरा अगर डायग्राम सही होगा, मुझे तो दिख नहीं रहा सही से, तो वस्तु की दूरी, जितना दूर दर्पण से वस्तु को रखा गया है उतना ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। मतलब वस्तु दूरी बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, है ना, u बराबर v होता है। और हाँ, ये जो है वस्तु, जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। सीधा का मतलब क्या है कि अगर हम आईने के सामने, हमारे घर में जो आईना होता है वो समतल दर्पण होता है, तो आईने के सामने अगर हम खड़े होंगे तो हमारा सर, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो आईने में भी ऐसा ही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा सर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये पार्श्विक रूप क्या है? तो पार्श्विक रूप का मतलब ये होता है कि आपका जो दायां हाथ है, जब अगर आप ऊपर करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि दर्पण में आपने बायां हाथ ऊपर किया है, तो ये दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है। और वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये बस इतना ही पढ़ना था समतल दर्पण में, और इसके गुण भी बता दिए और किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होता है ये भी बता दिया। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है तो मैं वो बता देता हूं। गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखला गोला का भाग होता है। बच्चों ये याद रखना कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। ये रहा एक गोला, खोखला है, अंदर से खाली है। इसको अगर हम ऐसे कट कर दें तो ये दो हिस्सा हो जाएगा। ये जो छोटा वाला टुकड़ा है ये यही है ना,
अगर हम इसे एक साइड से कलर कर दें, रंग दें, रचतीत कर दें, तो जो बनता है इसे दर्पण कहते हैं। और चूंकि ये एक गोला का भाग है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक सतह को कलर कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसा? ये दर्पण था, इसको हमने ऐसे ऐसे कलर कर दिया। इसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं। ये कलर करने को तो हम यहां भी कलर कर सकते हैं, तो देखिए इसमें दो सतह है। एक तो वैसा सतह जिसको हमने कलर कर दिया है, तो उसको कहा जाता है रजतित सतह, रजतित सतह। और एक वैसा सतह जिस पे हमने कलर नहीं किया, जिस तरफ से हम अपना शकल देखते हैं, फेस देखते हैं, तो उसे कहते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो हम लोग जो इन दोनों प्रकार के जो दर्पण बने हैं, इनका जो डेफिनेशन देने वाले हैं वो परावर्तक सतह के आधार पर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सतह दो है, एक रंगा हुआ है तो रचित सतह, और एक बिना रंगा हुआ जिस तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। सबसे पहले नाम जान लीजिए, इसको कहा जाता है अवतल दर्पण और इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। अब देखिए, अवतल और उत्तल के अलावा और भी दर्पण होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे जो दर्पण है ना, वो यही दोनों दर्पण के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। तो मेन दर्पण यही दो हैं, अवतल और उत्तल। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। अंदर की ओर देखिए, इसका जो परावर्तक सतह है जिस तरफ हम अपना फेस लेके जाने वाले हैं वो अंदर धंसा हुआ है ना। ठीक है, तो बस हो गया डेफिनेशन। परावर्तक सतह के बारे में बताना है कि ये अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे। ठीक है, बस ये इसका डेफिनेशन है, सिंपल सा। अब इसके अलावा इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और बाकी सारी चीज़ें हम लोग अभी देख लेते हैं। तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, कोई भी एक दर्पण को उठाते हैं और उसके जो भी पार्ट पुर्जे होते हैं, यानी कि पार्ट पुर्जे का मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सबके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अवतल दर्पण उठाना पसंद करूँगा और अवतल दर्पण से सारी की सारी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, ये देखिए मैं एक अवतल दर्पण यहाँ पे बना लेता हूँ। ये रहा एक अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह अंदर वाला रहने दीजिए और जो उभरा हुआ सतह है उसको पेंट कर दीजिए। ठीक है जी। तो दर्पण का जो मध्य भाग होता है, ये डेफिनेशन एक एक याद रखिएगा आप लोग। ये जो दर्पण है, इस दर्पण का कहीं ना कहीं पे बीच में पॉइंट होगा ना, उस मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पोल, POLE। तो इसे हम लोग दिखाते हैं P के जरिए। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कहे कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य भाग को, कोई सा भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, उसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए ये जो दर्पण है ये इसी गोले का भाग है ना, ये जो दर्पण है वो इस गोले का भाग है और गोला में हम लोग जानते हैं कि एक केंद्र होता है। ठीक है, तो ये केंद्र कहीं गया नहीं है, इस दर्पण का एक केंद्र होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है जी, ये केंद्र। अब इस केंद्र को एक अलग से नाम दिया गया है और उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है वो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? गोलीय दर्पण, ये जो अवतल उत्तल दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण है ना। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का, इस गोले का भाग है ना, तो इस गोला का जो केंद्र है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक काम और करते हैं। वो काम कौन सा है कि अगर हम इस वक्रता केंद्र को इस ध्रुव से मिला दें तो एक अक्ष का निर्माण हो रहा है। ये अक्ष, इस अक्ष का नाम है प्रधान अक्ष, या तो इसी को कभी कभी कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, दोनों में से किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, आप इसी को पुकारेंगे। ठीक है जी। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को,
याद रहे, सरल रेखा, है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। सरल रेखा क्यों? मिलाने को तो हम लोग ऐसे भी मिला सकते थे, तो क्या इसे ध्रुव का ये कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये ध्रुव की, ये क्या बोलते हैं उसे, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? जो सरल रेखा है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ और होता है, वो होता है फोकस। अब फोकस कहाँ पे होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा परावर्तन का सहारा लेते हैं। परावर्तन का सहारा कि अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आए और आकर के दर्पण पे पड़े तो दर्पण से इसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद ये इस तरीके से गुजरता है, ऐसे, ये इस तरीके से गुजर गया। तो अब आ जाइए, फोकस का डेफिनेशन रेडी है। वो डेफिनेशन क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष इस बार 2 बार आएगा इस डेफिनेशन में, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहा जाता है फोकस। ठीक है जी। अब बात करते हैं, 2 दूरियां इसमें होती हैं। एक को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और एक को कहा जाता है फोकस दूरी। ये दोनों क्या बला है? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और इसे कैपिटल आर के द्वारा दिखाया जाता है। डेफिनेशन रेडी है ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे क्या, किससे दिखाया जाता है? कैपिटल आर से। बात करें फोकस दूरी का, तो ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रखते हैं कि फोकस और फोकस दूरी दोनों एक ही चीज़ है। नहीं बच्चों, फोकस एक पॉइंट है और फोकस दूरी एक लेंथ है ना। तो पॉइंट और लेंथ में फ़र्क होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कि इन दोनों में क्या रिश्ता है। तो इन दोनों में रिश्ता ऐसा है कि ये जो एफ है ना, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। एफ इज इक्वल टू r/2 ये होता है। अगर इस संबंध के बारे में आपको जानना है, मतलब कि इसका प्रूफ कैसे होता है, तो वो प्रूफ मैंने करा रखा है अपने ही चैनल पे। उसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग कहीं से भी सर्च करके देख लें। ठीक है जी, अपने चैनल पे जाएं, जा करके देखें तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। और यही एक ऐसा प्रूफ है जो आपको पढ़ना है। क्लास 10th में आपको सिर्फ यही एक प्रूफ पढ़ना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दर्पण सूत्र सिद्ध करना सिखा दीजिए, लेंस सूत्र सिद्ध करना सिखा दीजिए। कर लो भाई, मैंने कर रखा है चैनल पे, सारे के सारे चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। लेकिन जो पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है। इसका प्रूफ पूछेगा और दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पे आधारित प्रश्न पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। हो सकता है कि किसी अदर बोर्ड में वहाँ पे लेंस सूत्र को प्रूफ करने के लिए दिया गया हो, है ना, उनके सिलेबस में हो, या दर्पण सूत्र को ही प्रूफ करने के लिए दिया गया हो, सिलेबस में हो सकता है। लेकिन बिहार बोर्ड का जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो सिर्फ यही है आपके सिलेबस में कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है, उनके बीच में संबंध को प्रूफ करना है। इसके अलावा एक प्रूफ और पढ़ना है, और वो प्रूफ क्या है कि आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। ये जो m इज इक्वल टू -v/u, इसका प्रूफ पढ़ना है। तो इसका भी मैंने प्रूफ बना करके अपने चैनल पे ही वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। मैं अभी दोनों का लिंक, ये आई बटन है ना, ये जो दिख रहा है, यहाँ पे दे रहा हूँ। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके इस वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक इसमें आने वाला है वो है कि इनसे, मतलब कि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। अक्सर एग्जाम में बनता है, 2 नंबर का सवाल पूछेगा कि प्रतिबिंब का निर्माण करते कैसे हैं और उनकी प्रकृति क्या है ना। बोल देगा कि वस्तु को कहीं पर भी, देखो यहाँ पे दूरी है ना, बोलेगा कि ये ध्रुव और एफ के बीच में एक वस्तु रखिए और इसका प्रतिबिंब दर्पण कैसा बनाएगा, बना के दिखाइए। आपसे कहेगा कि डायरेक्ट फोकस पे ही प्रतिबिंब को ये वस्तु को रख दीजिए और प्रतिबिंब बनाइए। आपको ये भी कह सकता है कि फोकस और
वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं, इसके बीच में रखिए और प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। या तो कहेगा कि वक्रता केंद्र पे ही रखिए और प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए, या इसके अलावा क्या कह सकता है कि वक्रता केंद्र से बाहर रखिए और प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। या तो एक और कह सकता है कि आप वस्तु को अनंत पे रखिए और प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। टोटल 6 केस बनते हैं और इनसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है इसका भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। तकरीबन 20 से 22 मिनट का है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो लंबा इसलिए है क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। क्या तरीका है, कौन सा नियम वहाँ पे काम करता है, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे बताने का कोशिश किया है। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो समझ भी जाएंगे वो सारी की सारी बातों को। तो मैं उसका भी लिंक दे दे रहा हूँ आई बटन पे, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। मैं आई बटन पे ही दे दे रहा हूँ, वहाँ जा कर के देख लीजिए, आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बिल्कुल समझ में आएगा और 2 नंबर कहीं नहीं जाने आपके। तो आज का जो ये वीडियो है ना वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे पूरा देखा है तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इस एक टॉपिक में, इस एक वीडियो में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने का कोशिश किया है। और जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ उसके वीडियोज़ के मैं लिंक दे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो पहले ही पढ़ा रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो, तो उनके पास इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, उससे मुझे बड़ा खुशी होता है। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, मैं नहीं कहता ये सारी बातें। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। अगर मेरे में दम होगा, मेरा वीडियो उनको अच्छा लगेगा, तो वो खुद से सब्सक्राइब करेंगे, खुद से लाइक करेंगे। उनका हाथ ऑटोमेटिक है ना लाइक बटन पे चला जाता है, सब्सक्राइब बटन पे चला जाता है, और उनको लगता है कि हाँ सर के वीडियोस हमें फिर से देखना है, इसलिए वो क्या करते हैं, घंटे का भी बटन दबा देते हैं। तो ऊपर वाले का ये है बस कि बस मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जिनको चाहिए वो खुद से ये सारा काम करते हैं। मेरे बोलने से कोई ना तो सब्सक्राइब करेगा ना ही लाइक करेगा। हाँ ये हो सकता है मेरे बोलने से शेयर ज़रूर करेगा, ठीक है। तो मैं शेयर करने के लिए बच्चों को कहता हूँ, तो आप लोग इसे भी अपने दोस्तों के पास जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।